नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो वक्त में बहुत बहुत पीछे जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो आज से लगभग 5000 साल पहले शहरीकरण, इंजीनियरिंग और व्यापार में माहिर थी। बिल्कुल। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने ग्रिड सिस्टम पर बने शहर बसाए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क स्थापित किया। और ये सब तब हुआ जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ठीक से बसना ही सीख रहे थे। तो चलिए इस शानदार अतीत की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की मशहूर सभ्यताओं के साथ साथ फल फूल रही थी। जी। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, ये उन दोनों को मिला के भी उनसे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। अच्छा। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ तथ्यों को न दोहराएं, बल्कि ये समझें कि ये उपलब्धियां उस जमाने के लिए कितनी क्रांतिकारी थी और वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं बहुत पुरानी, तो ये असल में कितनी पुरानी है? हमारी स्रोत जैसे नेचर पत्रिका और आईआईटी के शोध तो इसे 8000 साल पुरानी तक बताते हैं। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। ये तो सोचने में भी कमाल लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ये सभ्यता एक रात में खड़ी नहीं हुई। इसका विकास धीरे धीरे कई चरणों में हुआ। सबसे पहले था प्रारंभिक हड़प्पा का दौर, जो गांव से शहर बनने की कहानी थी। ये चला करीबन 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। ओके। फिर आया परिपक्व हड़प्पा का दौर, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। यही इसका स्वर्णकाल था। वो सारे बड़े शहर, व्यापार और उन्नत तकनीकें इसी दौर की देन है। अच्छा, तो ये गोल्डन पीरियड था। एग्जैक्टली। और आखिर में 1900 ईसा पूर्व के बाद उत्तर हड़प्पा का दौर आया, जब इसका पतन शुरू हो गया था। और इसका फैलाव नक्शे पर देखें तो ये आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बड़े हिस्सों में थी। जी। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर से दक्षिण करीबन 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ये तो पूरे पश्चिमी यूरोप के बराबर हो गया। और यही बात इसे असाधारण बनाती है। इतने विशाल क्षेत्र में फैले सैकड़ों शहरों में गजब की एक रूपता मिलना, ये किसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। ये बिखरे हुए गांव नहीं थे, बल्कि एक ही सिस्टम से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो अब शहरों पर आते हैं, क्योंकि वही तो इनकी पहचान है। मैंने पढ़ा है कि इनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एक चेस बोर्ड की तरह। सही कहा। इसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। शहर को दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता था। हाँ, एक ऊंचा हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये शायद प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र रहा होगा, जहां बड़े बड़े सार्वजनिक भवन थे। और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। और इनकी ईंटें, स्रोतों में लिखा है कि ये मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज थी। मतलब हर जगह एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थी। कमाल की बात है। ये तो आज भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। मोहनजोदाड़ो से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर हड़प्पा तक आपको एक ही अनुपात, मतलब 4:2.1 की पकी हुई ईंटें मिलेंगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये किसी एक केंद्र सरकार का आदेश था जो सब पर लागू होता था, या फिर ये उस जमाने का एक बहुत ही कामयाब फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा था? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक शहर ने कुछ अच्छा बनाया और बाकी सबने उसे कॉपी कर लिया। और इतिहासकार इस पर बहस भी करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ ईंटों को नहीं, बल्कि वजन और माप के मानकों, मोहरों के डिजाइन और यहाँ तक कि शहरी लेआउट में भी एक रूपता देखते हैं, तो एक संगठित व्यवस्था की संभावना ज्यादा मजबूत लगती है। ऐसा लगता है कि कोई अथॉरिटी थी जो इन नियमों को लागू करवाती थी। दुर्ग वाले इलाके में दो बहुत मशहूर इमारतें मिली हैं। एक तो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ। ये किसी स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन ये शायद मनोरंजन के लिए नहीं था। इसके साथ बने कमरों और इसकी बनावट से लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। मतलब एक तरह का पवित्र स्नान। जी। और इसकी इंजीनियरिंग देखिए। इसे जिप्सम और बिटुमिन यानी तारकोल से पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था, ताकि पानी जरा भी न रिसे। वाह। और दूसरी बड़ी इमारत है अन्नागार या ग्रेनरी। ये तो बहुत बड़े बड़े गोदाम थे। ये सिर्फ गोदाम नहीं है, ये उस जमाने के सेंट्रल रिजर्व्स हैं।
अच्छा, इनका होना ये बताता है कि उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ गुजारे लायक नहीं थी, बल्कि अधिशेष यानी सरप्लस पर आधारित थी। मतलब उनके पास जरूरत से ज्यादा था। बिल्कुल, उनके पास एक ऐसी सरकार थी जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी सोच रही थी। वो टैक्स के रूप में अनाज वसूल सकती थी, उसे सुरक्षित स्टोर कर सकती थी और शायद अकाल या बाढ़ जैसी आपदा के समय लोगों में बांट भी सकती थी। ये एक बहुत ही आधुनिक सोच है। बहुत ज्यादा। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा हैरान किया है, इनकी जल निकासी प्रणाली। मैं जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ मुझे यकीन नहीं होता। मतलब ढकी हुई नालियां, मैनहोल्स। आज 21वीं सदी में हमारे शहरों में पानी भर जाता है और वो लोग 5000 साल पहले ये सब सोच चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? ये वाकई उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। हर घर एक पाइप के जरिए गली की मुख्य नाली से जुड़ा था। हर घर? हर घर। और घर का गंदा पानी पहले एक सोख पिट में जाता था, जहां ठोस कचरा नीचे बैठ जाता था और फिर पानी आगे मुख्य नाले में बहता था। ये तो आज के सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत ही शुरुआती रूप था, कह सकते हैं। और नालियों को ईंटों या पत्थर से ढका जाता था ताकि गंदगी और बदबू ना फैले। सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे। ये तो आज के नगर निगम जैसा काम कर रहे थे। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उनके सामाजिक मूल्य क्या थे? उस युग में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान देना असाधारण है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ऐसी व्यवस्था तो हजारों साल बाद के महान रोमन साम्राज्य में भी नहीं मिलती। ये दिखाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा सामुदायिक कल्याण का महत्व था। समाज को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी थी। और इस तरह की योजना और निर्माण को चलाने के लिए तो जबरदस्त पैसा और संसाधन चाहिए। कहाँ से आता था ये सब? इनकी अर्थव्यवस्था का इंजन क्या था? इंजन था कृषि। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की उपजाऊ जमीन पर वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल और मटर जैसी फसलें उगाते थे। और कपास भी। और हाँ, कपास। सिंधुवासी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती शुरू की। यूनानियों ने इस इलाके को सिंडो नाम दिया था, जो सिंधु से ही निकला है और इसी से कॉटन शब्द बना है। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान और बनावली से मिट्टी के हल का एक खिलौना भी मिला है। और इसी खेती से जो अतिरिक्त अनाज पैदा होता था, उसी ने व्यापार को बढ़ावा दिया होगा। बिल्कुल, यही अधिशेष उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बना। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें गुजरात के लोथल में मिला एक विशाल ईंटों का ढांचा है, जिसे डॉकयार्ड माना जाता है ना? जी, एक कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। यहाँ जहाज आकर रुकते थे। ये समुद्री व्यापार में माहिर थे। और इनका व्यापार सिर्फ आस पड़ोस तक सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक इनके संबंध थे। हाँ, वहाँ की लिखावटों में सिंधु क्षेत्र का जिक्र मेलुहा के नाम से मिलता है। मेलुहा? जी, मेलुहा। और उन लेखों में दिलमून, आज का बहरीन, और मकन, शायद ओमान का तट, को बिचौलिए बंदरगाह बताया गया है। तो एक पूरा ट्रेड रूट था। एक पूरा समुद्री व्यापार मार्ग था जहां से मेलुहा के जहाज मनके, हाथीदांत, कीमती लकड़ी और सूती कपड़े जैसी चीजें लेके जाते थे। ये उस जमाने का ग्लोबल सप्लाई चेन था। वाओ! अब जरा इनकी कला पर भी नजर डालते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली वो नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति तो आइकॉनिक है। और वो जिस तकनीक से बनी है वो भी कमाल की है। उसे लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें पहले मोम का मॉडल बनाया जाता है, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है और फिर उसे गर्म किया जाता है। मोम पिघल के बाहर निकल जाता है और जो खाली जगह बचती है उसमें धातु भर देते हैं। एग्जैक्टली, उसमें पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता है। ये तकनीक आज भी मूर्तिकार इस्तेमाल करते हैं। और एक पुजारी राजा की मूर्ति भी है, जिसकी शॉल पर डिजाइन और सधी हुई दाढ़ी को देखकर लगता है कि ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रही होगी। जी। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ियां और चन्हूदड़ों में मिले कॉर्नीलियन के खूबसूरत मनके, ये लोग बेहतरीन कारीगर थे। ये कलाकृतियां सिर्फ उनकी कारीगरी नहीं दिखाती, बल्कि उनके समाज की झलक भी देती हैं। पुजारी राजा की मूर्ति से अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वहां पुरोहितों या किसी कुलीन वर्ग का शासन था, हालांकि हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। और अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर, इनकी लिपि। हाँ, हजारों मोहरें मिली हैं, उन पर कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये एक भाव चित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफिक लिपि है। इसमें अक्षरों की जगह
चिन्हों और तस्वीरों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, जिसे बोस्ट्रोफिडॉन कहते हैं। बोस्ट्रोफिडॉन ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अगली लाइन बाएं से दाएं। जैसे सांप चलता है? बिल्कुल जैसे सांप चलता है, लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे पास जो भी लिखावटें हैं वे बहुत छोटी हैं। ज्यादातर मोहरों पर कुछ ही चिन्ह हैं। कोई लंबी कहानी या दस्तावेज नहीं मिला है। कोई तो सिद्धांत होगा कि ये कौन सी भाषा हो सकती है? सबसे प्रमुख सिद्धांत इसे द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ता है, जो आज भी दक्षिण भारत में बोला जाता है। अच्छा, इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। सिंधु लिपि में मछली का चिन्ह बहुत बार मिलता है। द्रविड़ भाषाओं में मीन शब्द का मतलब मछली भी होता है और तारा भी। अरे वाह! हो सकता है कि ये चिन्ह मछली और तारे दोनों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन जब तक हमें मिस्र के रोजेटा स्टोन जैसी कोई द्विभाषी चीज नहीं मिलती, जिस पर एक ही बात दो भाषाओं में लिखी हो, जी, तब तक ये सब सिर्फ अनुमान ही रहेगा। की आते हैं। हम्म एक बहुत मशहूर मोहर है जिस पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है, जानवरों से घिरा हुआ। इसे पशुपति महादेव या शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। और बड़ी संख्या में मातृ देवी या मदर गॉडेस की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ये शायद उर्वरता और सृष्टि की देवी रही होंगी और इनकी पूजा बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है ना? जी बिल्कुल। मिस्र में हमें विशाल पिरामिड और मंदिर मिलते हैं, मेसोपोटामिया में जिगुरैट मिलते हैं। जी, लेकिन सिंधु घाटी में इतनी खुदाई के बाद भी कोई भव्य मंदिर या बड़ा पूजा स्थल नहीं मिला है। अच्छा, तो मतलब धर्म व्यक्तिगत था? ऐसा ही लगता है। धर्म शायद एक बहुत ही व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला था। वे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, कुबड़ वाला सांड, लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए विशाल इमारतें नहीं बनाते थे। अब बात करते हैं कुछ नई और रोमांचक खोजों की। धौलावीरा जो गुजरात में है, उसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। धौलावीरा इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, खासकर जल प्रबंधन का। पानी का मैनेजमेंट। जी, कच्छ का इलाका सूखा है, वहां पानी की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए धौलावीरा के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय, नहरें और बांधों का एक अद्भुत नेटवर्क बनाया था। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक बहुत ही एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वे पानी की हर बूंद की कीमत जानते थे। और वहां एक और कमाल की चीज मिली है, दुनिया का सबसे बड़ा सिंधु लिपि का साइन बोर्ड। हाँ, 10 बड़े-बड़े अक्षर जो शायद शहर के गेट पर लगे थे। सोचिए अगर हम उसे पढ़ पाते तो शायद शहर का नाम पता चल जाता। धौलावीरा हमें सिखाता है कि ये लोग सिर्फ एक टेम्पलेट पर शहर नहीं बनाते थे, बल्कि अपनी जरूरतों और पर्यावरण के हिसाब से ढलना भी जानते थे। और अब उस खोज पर आते हैं जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है। राखीगढ़ी का 2019 का डीएनए अध्ययन। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राखीगढ़ी हरियाणा में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, सही कहा? जी बिल्कुल। और वहां मिले एक कंकाल के डीएनए ने भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी बहस को नई दिशा दे दी है। दशकों से एक थ्योरी थी कि बाहर से आए आर्यंस अपने साथ सभ्यता, खेती और संस्कृत भाषा लेकर आए। लेकिन इस डीएनए स्टडी ने तो इस थ्योरी को सीधे-सीधे चुनौती दे दी है ना? बिल्कुल, ये इस विचार को जड़ से हिला देती है। इस अध्ययन के अनुसार हड़प्पा के उस व्यक्ति के डीएनए में स्टेपी मतलब मध्य एशियाई या आर्यन वंश का कोई अंश नहीं था। तो वो कौन थे? वे प्राचीन ईरानी और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहकों का मिश्रण था। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और शहरी सभ्यता का विकास बड़े पैमाने पर स्थानीय रूप से ही हुआ। तो ये एक मेड इन इंडिया सभ्यता थी? आप बिल्कुल कह सकते हैं, किसी आयातित मॉडल पर नहीं बनी थी। तो इतने महान, इतने व्यवस्थित और इतने विशाल सभ्यता का अंत कैसे हो गया, ये आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य है। पहले एक सीधी सादी थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, कि बाहर से आए आर्यंस ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन अब इसे नहीं माना जाता। नहीं, आधुनिक पुरातत्व इस बात को नहीं मानता। हमें किसी बड़ी लड़ाई, नरसंहार या व्यापक विनाश के सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर हुआ क्या? हमारे स्रोत जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये सबसे मजबूत थ्योरी है। नेचर पत्रिका का अध्ययन बताता है कि लगभग 900 सालों तक एक लंबा सूखा पड़ा था। मानसून लगातार कमजोर होता गया। और जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हो तो पानी का ना होना मौत का फरमान है। इसके अलावा नदियां, खासकर सरस्वती नदी, सूखने लगीं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जो उनकी जीवन रेखा थी। जी, तो ऐसा लगता है कि पतन किसी एक घटना से नहीं, बल्कि इन पर्यावरणीय बदलावों की एक धीमी और लंबी प्रक्रिया से हुआ।
लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण के छोटे गांवों की ओर चले गए और समय के साथ महान शहर खंडहर बन गए। तो आज हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नियोजन, स्वच्छता, व्यापार और कला में अपने समय से सदियों आगे थी, लेकिन साथ ही ये अपनी अनसुलझी लिपि और अपने पतन के सटीक कारणों जैसे कई गहरे रहस्य भी हमारे लिए छोड़ गई। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो व्यवस्था, व्यापार और सबसे बढ़कर सार्वजनिक कल्याण को महत्व देती थी। इसका पतन हमें सिखाता है कि प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन किसी भी समाज के लिए कितना जरूरी है। और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सही बात है। ये आज भी राखी घड़ी और धोलावीरा जैसी नई खोजों के साथ लगातार लिखी जा रही है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सिंधु लिपि इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अगर हम इसे सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके समाज के बारे में, उनके कानून, उनकी कहानियां या उनकी मान्यताएं, ऐसा कौन सा एक सवाल होगा जिसका जवाब आप सबसे पहले जानना चाहेंगे और क्यों?